बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और उसमें से आज हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो होगा आयन और उसकी टाइप्स के, मॉलिक्यूलर आयन और उसकी टाइप्स, और इसके साथ हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अब वीडियो से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी आने वाली वीडियोस है वो आपको आगे खुद ब खुद नोटिफिकेशन में जो है वो आ जाए। अच्छा, अब हमने आयन के बारे में पढ़ना है। अब आयन्स जो होते हैं ये ऐसी स्पीशीज होते हैं, ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो एटम को तो उसको हम कहते होते हैं ये आयन है। आगे आयन की डिवीजन हमने करनी है कि पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो केटाइन कहलाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं वो एनाइन कहलाते हैं। इसी तरह से अब मॉलिक्यूलर आयन, अब जिस तरह एक एटम पर जब चार्ज होता है तो वो क्या कहलाता है, आयन। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल पर चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। अब जिस तरह से आयन नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल भी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको आप कहेंगे अनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो तब आप उसको कहेंगे कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इनकी अहमियत के बारे में हमने पढ़ना है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, लफ्ज रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव का जो मतलब होता है ना, हम उसको इंग्लिश में लेते हैं रिश्तेदार। अब यहाँ पे एटमों के दरमियान हमने किस तरह से वो रिलेशन की स्टडी करनी है, इस चीज को हमने कहना रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का मास है कि जब हम उसको किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आप बाजार से कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वो आपको एक लोहे का जो है वो एक तरफ बॉट रखते हैं और उसके साथ कंपेयर करके आपको तोल कर चीज देते हैं। इसी तरह से हमने एटमों के मैसेज मालूम करने होते हैं। इस मकसद के लिए हमने एक एटम इस्तेमाल करना होता है, वो होता है कार्बन 12, कार्बन 12। अब उसके साथ क्या करना है कि जिस एटम का हमने वजन मालूम करना है, मास मालूम करना है, उसके साथ उस एटम को कंपेयर किया जाता है और फिर नोट किया जाता है कि वो एटम कार्बन से कितना भारी है या हल्का है। उस हिसाब से उसका मास जो है वो निकल आता होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 से मुराद ऐसा कार्बन जिसका मास 12 है। अब आप उसको किसी एटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो एटम कार्बन से 2 गुना भारी निकल आता है। अब कार्बन का कितना है 12 और वो इससे कितने भारी है 2 गुना। तो 2 गुना भारी होने की वजह से क्या हम कहेंगे कि उसका मास जो है वो 24 है। इसी तरह हम आइसोटॉप का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जिसमें आइसोटॉप के बारे में बताया होगा कि किस तरह आइसोटॉप में जो है वो सेम थिंग्स होती हैं और डिफरेंट क्या होती हैं। तो अब इस लेक्चर को हम नोट्स के जरिए जो है वो फिर अंडरस्टैंड जी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आज जो टॉपिक अभी मैंने बताया हमने पढ़ने हैं वो है आयन, मॉलिक्यूलर आयन, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, और आइसोटॉप एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। सबसे पहले आयन्स। आयन्स क्या होते हैं, द स्पीशीज यहाँ पे नमूने को कहेंगे जो हमारे पास एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, वट एवर जो भी हों। बेसिकली हम एटम्स यहाँ पे आयन्स जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एटम्स के लिए भी करते हैं हम। तो द स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हमने क्या कह देना है कि ये हमारा आयन है। अब क्या डेफिनेशन बता रही है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि आयन्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बिना पर जो है वो आयन्स की 2 टाइप्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बिना पर आयन्स की कितनी है, तो इसमें केटाइंस। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं ये केटाइंस, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड केटाइन, यानी कि जिसके ऊपर, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आपने क्या कह देना है कि इट इज अ केटाइन। तो इट इज फॉर्म्ड, ये कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम, जब आप एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं।
यानी कि अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आपने उसको क्या कह देना है, इट इज अ कैटायन। इसी तरह एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब देखें एटम जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम जो है एटम के अंदर होते हैं, मतलब जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का घर होते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को उनके घर से निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको उसके ऊपर एनर्जी लगाना पड़ेगी। अब देखें ना, कोई भी खुशी से अपने घर से किसी को निकाले तो वो बड़ा खुशी खुशी निकल जाएगा, हाँ भी ठीक है आप मुझे घर से निकाल रहे, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना। तो क्या होगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका घर क्या है, एटम्स। तो अब आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे हैं तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी, तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस लिहाज से जो कैटायन होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि जब आप कैटायंस बनाते हैं उस वक्त आपको एनर्जी लगाना पड़ती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप हीट लगाते हैं। जैसे कि अब आप एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास सोडियम है, तो जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपको 496 किलो जॉल पर मोल, यानी कि एक मोल सोडियम हो ना आपके पास, तो आपने 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगानी है उस पर, और फिर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना है। अब एनायंस क्या होगा, टोटली ऑपोजिट टू कैटायंस। अब ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है उसको आपने क्या कह देना कि ये एनायन है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन एटम। अब यहाँ पे देखें तो एनायन में आप क्या कर रहे हैं कि जब आप किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब कैटायन कैसे बने थे, जब आपने एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, निकाले थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ देखें, अगर हम कि जब हमने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज हो तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको आपने क्या कह देना है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपने फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये फ्लोराइड बन जाएगा। ये थोड़ा सा एरो ना, बस वो सॉफ्टवेयर की वजह से जो है ना, फाइल की वजह से थोड़ा सा हो गया। तो आपने F+1 इलेक्ट्रॉन, तो ये F नेगेटिव, इसके ऊपर ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितनी एनर्जी निकल रही है, 328 किलो जॉल पर मोल। यानी कि अगर आप एक मोल फ्लोरीन लेते हैं उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे F नेगेटिव आयन बनता है, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो -328 किलो जॉल पर मोल होगी। अब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन दोबारा देखें, कैटायन क्या है, पॉजिटिवली, एनायन क्या है, नेगेटिवली। कैटायन कब बनते हैं, जब एटमों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एनायन कब बनते हैं, जब एटमों में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब कैटायन की फॉर्मेशन चूंकि हमें एनर्जी देना पड़ती है तो ये एंडोथर्मिक है, जबकि कैटायन में एनर्जी हमें मिलती है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। अब पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से जैसे आयन्स होते हैं इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। तो ऐसा जो आयन है, एन आयन विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, कि जब एक मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके नतीजे में क्या बनता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के होते हैं, एक है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इफ मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि ये दो मिसालें हैं नाइट्रोजन और CH4 मीथेन की, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको आपने क्या कह देना है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इफ मॉलिक्यूल कैरी नेगेटिव चार्ज, जैसा कि ये N2 नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे N2 पॉजिटिव भी है और N2 नेगेटिव भी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव इसमें से हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐड हुआ। अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा मिलते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कम मिलते हैं। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि कुदरती तौर पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो कैटायन मॉलिक्यूलर आयन है वो हमें ज्यादा मिलते हैं फितरत में, नेचर में। तो मॉलिक्यूलर आयन्स जो होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि मॉलिक्यूलर आयन की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये हमें किसी भी
सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि कोई चीज़ किस तरह से जो है वो बनी है। अब जनरेशन ऑफ आयंस, अब आप आयन किस तरह बना सकते हैं। आयंस जो है वो आप दर्ज झैल तरीके से बना सकते हैं। पहला, बाय डिजोल्विंग आयनिक कंपाउंड इन वाटर, किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप पानी में हल कर दें तो अपने आयंस में चेंज हो जाता है। जैसा कि NaCl ले लें, अब आपने NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको जब आप पानी में ऐड करते हैं तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। अब देखिए पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयंस बन गए। बाय एक्सरेज, या आप क्या करें किसी कंपाउंड के सोल्यूशन में से एक्सरेज गुजार दें तो वो भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस में चेंज हो जाएगा। बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन और बाय पासिंग बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, या आप क्या करें कि उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें या रिमूव कर लें, या चौथा मेथड क्या है कि आप उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करें। जब आप किसी मटेरियल से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल सकते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, अब यहाँ पे लफ्ज रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटमों की शराकत हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। अब यहाँ पे एटमों के दरमियान रिलेशन तो नहीं होता, रिश्तेदारी तो नहीं होती, मतलब कि ये कजन वगैरह ये ऐसे रिश्ते तो नहीं इनमें होते। तो फिर हम इसमें कौन सा रिलेशन डिस्कस करते हैं, तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि आपने जब भी किसी भी एटम का मास मालूम करना है तो उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। अब कार्बन 12 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो फिर आपने अंदाजा लगाना है कि जो हमारे पास एटम है वो कार्बन 12 से कितना हल्का है और कितना भारी है। तो इस चीज को आपने क्या कह देना, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों कहा रिलेटिव, क्योंकि आप कार्बन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से उस एटम के मास को जिसको आपने कार्बन के साथ कंपेयर किया है उसके मास को आपने क्या कह देना है कि इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो व्हाई वी टेक रिलेटिव एटॉमिक मास, क्यों हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, डायरेक्ट मास क्यों नहीं लेते, 10 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, नहीं, हम रिलेटिव ही क्यों लेते हैं। उसकी वजह यह है कि द मास ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इंतहाई स्मॉल होता है किसी भी एटम का मास। क्यों, क्योंकि एटम खुद एक बिल्कुल छोटा सा जर्रा है, तो जो छोटी सी चीज है जाहिर सी बात है उसका मास भी बहुत ज्यादा छोटा होना है। तो इस वजह से एटम का मास जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द मास ऑफ सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया कि जिसके जरिए से हम इंतहाई छोटे स्मॉल पार्टिकल जैसा कि एटम है, एटम जैसे छोटे पार्टिकल की स्टडी करें और उसका मास डायरेक्ट मेजर कर सके। तो ऐसा अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। तो देयर इज नो एनी बैलेंस विच कैन मेजर द एटॉमिक मासेस, दैट इज व्हाई वी यूज एटॉमिक मास यूनिट। तो इस वजह से हम फिर रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं जिसका एक यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब आपने कार्बन 12 लेना है, इसके 1/12वें हिस्से से हर एटम का जो है जिसका आप वजन मालूम कर रहे हैं उसका आपने मालूम करना है किसी भी एटम का वजन। तो उसको 1/12 के साथ कंपेयर कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा भाई कार्बन से वो कितने गुना भारी है या हल्का है। तो इट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑन मास स्केल कार्बन 12 इज चूजन एज स्टैंडर्ड एटम। अब यहाँ पे आपने ये चीज ज़हन नशीन करनी है कि जो एटॉमिक मास स्केल है, एटॉमिक मास स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर हम एटमों के मासेस मालूम करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के तौर पे वहां पे हम कौन सा एटम यूज करते हैं, वो कार्बन 12 यूज करते हैं। तो इट्स मास जो है वो 12 यूनिट्स हैज बीन डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने जो कार्बन 12 है इसका बिल्कुल एक्यूरेट मास मालूम किया है, दैट इज 12 जो है। तो एक AMU कितने किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए इतना छोटा एक AMU है। A से मुराद एटॉमिक, M से मुराद मास और U से मुराद यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसके इक्वल होता है। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास का सबसे छोटा यूनिट। अब यहाँ पे कुछ एटम्स है और उनके जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जैसे हाइड्रोजन का है 1.0078, इसी तरह नाइट्रोजन का है 14.006 AMU। ठीक है, AMU ये पीछे मैंने अभी बताया आपको कि AMU की जगह पे आपने ये वैल्यू लिख कर जो है वो अगर आप कैलकुलेटर पे यूज़ करते तो आपके पास ग्राम्स में इन सब की जो है वो मासेस आ जाएंगे। तो ये आपने एग्जाम्पल इधर से देख लेनी है कुछ याद करने के लिए। आइसोटॉप्स,
अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये एटम्स ही होते हैं, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी कि एटम्स जो है वो किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं, एटम्स जो हैं वो किसी एलिमेंट के ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, तो उनको आपने क्या कह देना है कि दीज आर आइसोटॉप्स। अब एग्जांपल देखें कि एग्जांपल में कार्बन के पास हमारे जो है वो 3 आइसोटॉप्स है, यानी कार्बन जो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं उसके 3 आइसोटॉप्स हैं। तो इनको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखें 1 2 3, ये 3 आइसोटॉप्स है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं 6 6 6 लिखा है, तो ये जो नीचे की जानब लिखा होता है ना, ये एटॉमिक नंबर लिखा होता है, तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है। बट अब आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन 12 13 और 14, यानी कि इसमें ऊपर की जानब जो लिखा होता है किसी एटम के वो एटॉमिक मास होता है। अब इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C12 C13 और C14। अब आइसोटॉप्स की कुछ खुसूसियात है, क्या है कि आइसोटॉप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये चीज जहन में आपने रखनी है कि एक आइसोटॉप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती, बट लेकिन दे आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। सेकंड चीज आपने जहन में रखनी प्रॉपर्टीज, एटम आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोटॉप्स आपके पास किसी एटम के मौजूद होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आइसोटॉप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की वो किस पे डिपेंड करती होती हैं, वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों की तादाद सेम होती है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, तो भाई ये सारे के सारे एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन को आप देख लें तो 6 6, अब जो कार्बन ये वाला जो है ये इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो कार्बन में जो है वो प्रोटॉन की तादाद 6 6 है, तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी? 6 6 होगी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करेगा बाकी सारे भी वही शो करेंगे। आइसोटॉप हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप्स की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे हमें एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन्स पे। अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप देखें, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप से मुराद ये होता है कि हर आइसोटॉप जो होता है ना इसकी एक नेचुरल अबंडेंस है। अबंडेंस क्या है कि ये फितरत में अपनी परसेंटेज के हिसाब से पाया जाता है। कुछ आइसोटॉप्स की मिकदार ज़्यादा होती है, कुछ आइसोटॉप्स की मिकदार कम होती है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो हमें ज़्यादा तौर पे जो कुदरती तौर पे मिलता है, तो हम कह देते हैं कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होती है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर मोस्टली स्टडी बेस्ड ऑन द आइसोटॉप विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट। अब जो कुदरती तौर पे हमें ज़्यादा आइसोटॉप परसेंटेज में मिलता है ना, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, हम कहते हैं बाकी सारे आइसोटॉप्स की भी वही प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ अगर फितरत में ज़्यादा हमें मिल रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा यूज भी हो रही है। तो देयर आर 280 आइसोटॉप प्रेजेंट नेचुरली, कुदरती तौर पर 280 आइसोटॉप्स है, जिसमें 40 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो कुदरती तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी जो हैं वो आर्टिफिशियली जो साइंटिस्ट ने बना लिए हैं। अच्छा, अब ओड इवन रिलेशनशिप, ओड इवन रिलेशनशिप से मुराद ये है कि किसका जो ओड एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होगा उसके लिहाज से इनका क्या। अब द एलिमेंट हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, हैव लार्जर नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स, उनके आइसोटॉप्स की तादाद जो है वो स्टेबल आइसोटॉप की ज़्यादा होती है। मतलब जिनका इवन एटॉमिक नंबर है 2 4 6 8, इस तरह वाले जो आइसोटॉप्स होते हैं, ऐसे जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इस तरह का होता है, उनके जो आइसोटॉप्स हैं वो स्टेबल होते हैं। द एलिमेंट हैविंग ओड नंबर ऑफ ओड एटॉमिक नंबर हैव 1 और 2 आइसोटॉप्स, जो ओड नंबर वाले हैं उनके एक या एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। जैसा कि फ्लोरीन है, देखिए इसका 9 है,
आयोडीन 53 है, AU गोल्ड का 79 हैव ओनली वन आइसोटॉप। इनका आइसोटॉप 1 है, ये एमसीक्यू के लिहाज से पॉइंट अहम है। अब जिनका एक आइसोटॉप होता है उसको हम क्या कहते हैं, द एलिमेंट विच हैज ओनली वन आइसोटॉप इज कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। उसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट है। द एलिमेंट हुज मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर और की बुनियाद पर हमने देखा है कि एटॉमिक नंबर ओड और इवन हो सकता है। तो इवन जिनका एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा मिलते हैं और ओड जिनका एटॉमिक नंबर वो कम, ये कुदरती तौर पर ही है। इसी तरह से जो आइसोटॉप जिनका मास नंबर 4 मल्टीपल है, 4 मल्टीपल से मुराद क्या है कि 4 का मल्टीपल है, जैसे 4 4 2 आर 8, 12 16 20, ठीक है, 24 28, ये वाली चीज जो है। तो जिनका मास नंबर ऐसा है तो वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसा कि ऑक्सीजन देखे 16 4 पे डिवाइड हो रहा है, मैग्नीशियम का होता है 24, ये भी किस पे 4 पे डिवाइड हो रहा है, 28 4 पे डिवाइड हो रहा है, 40 4 पे डिवाइड हो रहा है, 56 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये 50% जो है वो अर्थ की क्रस्ट में है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं तकरीबन 50% जो ज़मीन में आइसोटॉप्स मिलते हैं जितने, वो इनके जो है वो 50% इनके ही होते हैं। द आइसोटॉप विद इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मासेस आर मोर अबंडेंट एंड मोर स्टेबल। कि जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन हो और जिनका एटॉमिक मास भी इवन हो वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आउट ऑफ 280 आइसोटॉप विच अकर इन नेचुरली 154 हैव इवन एटॉमिक नंबर एंड मास। यानी कि 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। जज़ाकल्लाह।